Hoş geldin beyim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin ana. Hoş geldin. Hoş gelmişsin Ali. Haydi Allah! Haydi Allah! Haydi Allah! وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahu Ekber! onlar अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आगाज किस्त में अर्तुगरुल और बरके खान कयात और अरिक बुका को घेर चुके होते हैं। अर्तुगरुल और बरके खान के सिपाही दुश्मनों को शिकस्त फाश दे देते हैं। पहले बरके खान कयात पे काबू पाते हैं और उसकी गर्दन पे तलवार रख देते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल भी अरिक बुका को काबू कर लेते हैं। दोनों दुश्मन तलवारों की नोक पे होते हैं। बरके खान कहते हैं कि कयात, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा, पहले तुमसे चुराई गई तमाम मालूमात वापस लूंगा, इसके बाद तुम्हें कत्ल कर दूंगा। बरके खान के सिपाही कयात की तलाशी लेते हैं और उससे तमाम मकतूब बरामद कर लेते हैं। इसके बाद बरके खान एक ही झटके में कयात की गर्दन काट देते हैं। अब इसके बाद अरिक बुका की बारी होती है। अरिक बुका कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे जैसे हजारों कयात और अरिक बुका और भी हैं, तुम कभी भी हलाकू खान को हरा नहीं सकते। अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं हलाकू खान को भी तुम्हारी तरह काबू कर लूंगा और तुम्हारा सर उसको भेज दूंगा। अब हक आ गया है और बातिल मिट गया। ये कहते ही अर्तुगरुल तलवार के साथ अरिक बुका की गर्दन पे वार कर देते हैं और वो एक ही वार में तड़पने लग जाता है। दोनों दुश्मनों का सफाया करने के बाद अर्तुगरुल और बरके खान मुतमईन नजर आते हैं। इसके बाद मंजर पलटता है। अर्तुगरुल काई कबीला जाने के लिए तैयार होते हैं। बरके खान वो तमाम दस्तावेजात अर्तुगरुल के हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि इन औराक में जंग में काम आने वाली मालूमात हैं। अब जब हम मुत्तहिद हो ही चुके हैं तो ये दस्तावेजात आपके बहुत काम आएंगी। अर्तुगरुल कहते हैं कि हमने बहुत सी जानों के नजराने दिए, अब उनका फल चुनने का वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह हम आलम इस्लाम को जालिमों और काफिरों से आजाद करा लेंगे। बरके खान कहते हैं कि अल्लाह पाक इन अंधेरों में हमें अपनी रहमत से महरूम न फरमाए। मैं भी एक मंगोल था लेकिन मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद अर्तुगरुल घोड़ों पर सवार होकर अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा होते हैं। 2 दिन बाद का मंजर दिखाया जाता है। अर्तुगरुल और सिपाही नदी किनारे अपना मुंह धो रहे होते हैं और खुद को सफर की थकान से ताजा दम करते हैं। बमसी कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह ताला का, मैं अपने घर को बहुत याद करता हूँ, जहाँ का पानी रूह को पाक करता है और हवा सांस को ताजगी देती है। इसके बाद गुनगुद आता है और उसके हाथ में नीले रंग के बेर होते हैं। वो कहते हैं कि ये अभी ताजा शाखों से निकले हैं हजूर। अर्तुगरुल और सिपाही वो बेर खाते हैं। कुंदूज कहते हैं कि इस फल में भी यहाँ की लकड़ियों और जमीन की खुशबू है। अर्तुगरुल कहते हैं चलो बहादुरो, अभी हमें अपने कबीले पहुँचना है। कुंदूज कहता है कि बाबा, हमने बरके खान के साथ जंग का मुआहिदा किया है, लेकिन आपने एक जाती वादा भी किया है जो आपने कबीले जाकर पूरा करना है। अर्तुगरुल कहते हैं मेरे शेर, वो क्या बात है? कुंदूज कहता है कि आपने वादा किया था
कि इस मुहिम से वापसी के बाद आप इलबिलगे से शादी करेंगे। अर्तुल कहते हैं हाँ, तो फिर तुम्हारे जहन में क्या है? कुंदुज कहता है कि एक तरफ एक बड़ी जंग है और दूसरी तरफ शादी की तकरीब, अब ये कैसे होगा बाबा? अर्तुल कहते हैं ना हम अपनी दावा से पीछे हटेंगे और ना ही वादे से। जाहिर है कि एक चीज पहले होगी, लेकिन हर चीज का वक्त होता है। कुंदुज कहता है कि अगर आप शादी से पहले वजीफे पर चले गए तो हो सकता है कि आप वापस ना आए, लेकिन अगर आप शादी के बाद गए तो फिर यही खदशा है, ये आपके लिए और इलबिलगे के लिए मुश्किल होगा। अर्तुल कहते हैं कि हमारे बड़े कहते हैं कि बैल की किस्मत है कि वो सींग के साथ जिंदगी गुजारेगा और हमारी किस्मत में ये है कि पैदाइश से लेकर वफात तक तलवार संभालनी है, क्योंकि जंग फतह और जुल्म के खिलाफ लड़ना हमारा शौक है। क्या कोई तुर्कों का जंग के अलावा भी कोई जश्न होता है? हम सब ने इस पर रजामंदी का इजहार किया है। ये हमारे लिए मजबूरी नहीं बल्कि शौक है। पहले हम कबीले जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। इसके बाद अर्तुल और सिपाही घोड़ों पे सवार हो जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीला का मंजर दिखाया जाता है। इलबिलगे हफ्सा खातून को कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि आपकी मदद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह आपसे राजी हो, आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हफ्सा खातून कहती है कि ये हमारा फर्ज है कि हम दूसरों के काम आए। इलबिलगे, अगर हमारे साथ कुछ इस तरह होता है तो आपने भी यही करना था। बुरा मत माने, चले आपके लिए दारचीनी उबाल देती हूँ। इतने में उस्मान एक शिकार लेकर अंदर आता है और कहता है कि इलबिलगे ये आपके लिए है। इलबिलगे कहती है कि तुमने मेरे लिए इतनी मुश्किल क्यों उठाई? उस्मान कहता है कि क्या आपको याद नहीं, जब मैं जख्मी था तो शोरबा पिलाते वक्त आपने मुझे कहा था कि मैं आपके लिए शिकार करके लाऊंगा, ले मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब अल्लाह आपको शिफा दे। इतने में कबीले का नगारा बजता है। उस्मान और तमाम लोग बाहर निकल आते हैं। बस चंद ही लम्हों में अर्तुल और तमाम सिपाही कबीला में पहुंच चुके होते हैं। अम्मा हाइमा भी खुशी से बाहर आ जाती हैं। कबीला के तमाम लोग अर्तुल साहब को खुशामदीद कहते हैं। अम्मा हाइमा अर्तुल को देख के अल्लाह का शुक्र अदा करती है। कबीला के लोग अर्तुल साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करने लगते हैं। अम्मा हाइमा भी आगे बढ़ के अर्तुल का इस्तकबाल करती हैं। अम्मा हाइमा कहती हैं कि काई कबीला की चमकती तलवारों, बहादुर सिपाहियों, कबीले में खुशामदीद। अर्तुल के तमाम बेटे अपने वालिद को खुशामदीद कहते हैं। बमसी भी हफ्सा खातून से मिलते हैं। अम्मा हाइमा भी अपने बेटे को गले से लगाती हैं। अर्तुल तमाम लोगों से मिलने के बाद इलबिलगे से बात करते हैं। अम्मा हाइमा कहती हैं कि तुम्हें बहुत सी चीजें बतानी है बेटा, चलो खैमे के अंदर चलते हैं। इसके बाद तमाम लोग खैमा में दाखिल हो जाते हैं। अर्तुल कहते हैं कि कुंदुगदू और सलजान कहाँ हैं? तुर्गुत कहते हैं कि कुंदुगदू साहब के साथ मिलकर हमने वो इमदाद हासिल कर ली, जहां आपने उसे रखने का कहा था हमने रख दिया, लेकिन अर्तुल भाई उनके पास खबर आई और वो अपने कबीले वापस चले गए। अम्मा हाइमा कहती हैं कि उम्मीद है कि वो अपने बेटे अल्तकिन को तलाश कर लेंगे। अभी तक कोई खबर नहीं आई उसकी, दुमदार भी उसे तलाश कर लेगा। कुंदुगदू का कहना था कि कबीले में फारिग नहीं बैठ सकता, इसीलिए वो यहाँ से रवाना हो गया। अर्तुल कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, इससे वाज़े पता चलता है कि हालात कितने मुश्किल थे। बेहतर यही है कि वो कबीले को संभाले। अम्मा हाइमा कहती है कि दुमदार जल्द ही वापस यहाँ आ जाएगा। अर्तुल कहते हैं कि दुमदार वहाँ खुश होगा, उसने शादी कर ली और वहाँ घर बना लिया। वापस आने पर पहले जैसा नहीं होगा वालिदा, हमारे साथ एक मजबूत और होशियार दुमदार होगा। इलबिलगे खांसती है। अर्तुल मुतवज्जा होते हैं। अम्मा हाइमा कहते हैं कि इलबिलगे खातून एक बड़े हादसे से बाहर निकल कर आई है। अर्तुल कहते हैं कि क्या हुआ इलबिलगे? इलबिलगे कहती है कि मंगोलों ने सरदार के इंतखाब में मुदाखलत कर दी और अपनी मर्जी का सरदार चुनवा लिया। तुर्गुत और कुंदुगदू साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारी मदद की, हमने उनके खेल को मिलकर बर्बाद कर दिया। आखिर में सिरमा इंतकाम में जल रही थी और उसने मुझे जहर देने की कोशिश की। इसके बदले में उसे वही मिला जिसकी वो हकदार थी। अर्तुल कहते हैं कि आप कैसी हैं? क्या इन्होंने काई कबीला में आपका ख्याल रखा है? इलबिलगे कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्तुल कहते हैं कि मैं आपकी कोशिशों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। उमर कबीले और सोगूत में जालिम और गद्दारों को उनके किए की सजा मिल चुकी। सारी दुनिया ने देख लिया कि मुसलमानों को हराना नामुमकिन है। हमने अपने लोहे के पंजे से तारीकी को खत्म कर दिया और अपने काम को बेहतर तरीके से सर अंजाम दिया। अब आने वाली सदियों के लिए एक नई सुबह होगी, लेकिन पहले अपना वादा पूरा करने का वक्त
आ चुका और फिर हम अपनी मुहिम पर जाएंगे। अर्तुल कहते हैं कि वालिदा तकरीब की तैयारी शुरू की जाए। दोस्त और दुश्मन देख लें कि काई किस तरह से शादी की तकरीब मनाते हैं। अम्मा हाइमा कहती हैं कि फिक्र ना करो, भूखों को खाना खिलाना और गरीबों की मदद करना हमारे सरदारों और खवातीन की रिवायात में है। हम ऐसी शादी करेंगे जिसके दस्तरख्वान मजेदार खानों से भरे होंगे, हर तरह के मशरूब और खाने सजे होंगे। हमारे दुश्मन भी चौंक जाएंगे। अब शादी की तकरीब का वक्त है। दूसरी तरफ काई कबीला में दिन के वक्त बच्चे जंगी मशकें कर रहे होते हैं। बमसी उन सब बच्चों की निगरानी कर रहे होते हैं और वो सिखाते हैं कि किस तरह से जंग लड़नी है, किस तरह से छाती तान के दुश्मन का मुकाबला करना है। बमसी तमाम छोटे सिपाहियों को कहते हैं, अगर तुम अपनी कलाइयाँ मजबूत नहीं रखोगे तो तुम अपनी तलवार और कलाई दोनों खो दोगे। बमसी कहते हैं कि मैं देख सकता हूँ कि आप लोग बड़ी चालाकी और बहादुरी से अपनी तलवार के साथ दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए मेरा आपसे एक सवाल है, अगर दुश्मन आप पर तलवार से हमला करता है तो उसको कैसे रोकोगे? उस्मान कहता है कि अपनी तलवार से हमला करके। बमसी कहते हैं कि माशाअल्लाह तुम कर सकते हो, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या खुद को बचाने का कोई और रास्ता भी है? एक और बच्चा कहता है कि हम अपने बाजू को हिफाजत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बमसी कहते हैं कि बहुत खूब, तुमने भी बिल्कुल ठीक कहा। दूसरी तरफ कबीला के लोग खाने पकाने और काम काज में मसरूफ होते हैं। नए नए पकवान तैयार किए जा रहे होते हैं। इतने में इमाम साहब आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या हुआ बमसी, क्या जंग का ऐलान हुआ और हमने सुना नहीं? बमसी कहते हैं कि इमाम साहब, हम खुद नहीं जानते कि जंग का ऐलान कब होगा, इसीलिए मैं इन नौजवानों को मशकें करवा रहा हूँ। उस्मान कहते हैं कि जल्द ही एक नए सफर की शुरुआत हो जाएगी। हम मशकें कर रहे हैं ताकि हम भी अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकें। इमाम साहब कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मशक सिर्फ तलवार से नहीं होती? वहाँ मौजूद बच्चा कहता है, और किस तरह से होती है इमाम साहब? वो कहते हैं कि आपने हमेशा अपने दिल और दिमाग को सिखाना होता है, क्योंकि जंग के मैदान में जंग से पहले दिमाग और दिल में शुरू हो जाती है। पहले फतह को अपने दिल में दिमाग में पैदा किया जाता है और फिर मैदान जंग में इसका नतीजा हासिल किया जाता है। उस्मान कहता है कि हम तलवारें चलाते हैं ताकि हमारी कलाइयाँ मजबूत हो सकें। हमें अपने दिल और दिमाग को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? इमाम साहब कहते हैं कि एक इंसान की कदर इसकी मौजूदा हालत से नहीं की जाती, बल्कि इसकी हालत से की जाती है जहां वो पहुंचना चाहता है। आपको अपने मकसद बड़े रखने चाहिए ताकि आपका दिल भी बड़ा हो सके और आपका दिमाग इसके लिए मजबूत हो सके। इमाम साहब कहते हैं कि अगर आज वो मकसद हासिल न कर सके तो आने वाली नस्ल के लिए रास्ता बना दो। तुम लोग एक ऐसे दरख्त का बीज लगाओ कि जो आने वाले हजारों साल तक फल देगा। उस्मान कहता है कि अल्लाह हम सबको इस मकसद को हासिल करने की तौफीक दे। इमाम साहब कहते हैं, लेकिन याद रखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो हासिल करने के लिए हमें अपनी जिंदगी उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारनी है। अगर हम इनके बताए हुए तरीके पर चले बगैर कोई भी चीज हासिल करें तो इसकी कोई भी कीमत नहीं होगी। बमसी कहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा इमाम साहब, और इस तरह से यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हुआ। वो बाहर तो आ गई पर कहीं वो नज़र नहीं आया। वो क्यों आई उसे समझ खुद नहीं आई। एवं मैं पागलों की तरह आ गई, जहाँ भी जाए मुझे क्या हर वक्त तंग करते हैं, आप हर वक्त डांटते हैं, बस गुस्सा तो आएगा ना। ए पागल किससे बात कर रही है? जिस भूतों से जाजिब को जो उसके पीछे आया था उसे खुद से बातें करता देख मजाक करने लगा। दफ़ा हो, जब उसे बात ना करो। फजूल इंसान हानि गुस्से से वहाँ से निकल आई। उसका रुख अब पार्किंग की तरफ था। परी को मैसेज करके बुला के उसका वेट करने लगी। तभी नज़र सामने गाड़ी में बैठी अलीना से होती हुई साथ वाली सीट पर बैठे बंदे पर रुक गई और वहाँ से गुस्से में निकला था और होटल की तरफ जाने को पार्किंग में आया था। तभी अलीना किसी से बात करते हुए झगड़ा कर रही थी। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजा उसके पास आया। हेलो स्वीटी। अलीना कॉल बंद कर चुकी थी। हेलो, फुर्सत मिल गई तुम्हें? या आप भी कुछ समझाने गए थे उसको? अलीना ने शिकवा किया। हाँ, उसे समझाने नहीं बताने गया था कि आज से उसकी जान आज़ाद है, मगर मेरे जाने से पहले ही देखो वहाँ वो सेलिब्रेट कर रही थी कि केक लाया हूँ, खाओगी? उसने केक उसकी तरफ किया। नहीं, खुद खा लो, मैं आज डिनर करूँगी तुम्हारे साथ, वो भी तुम्हारे पैसों पर। चलो अब बहुत भूख लगी है। ओके डिनर। डिनर कहाँ चलना है? वो गाड़ी को खोलते हुए पूछा। बैठ गया। दो दरिया चलते उसे गाड़ी में बैठते हुए कहा। उसका प्लान सुनकर वो फंस गया था। ना करता तो पूछती और लेकर जाता तो यूनिट वाले अलग वाट लगाते।
वो बैठा तो सामने खड़ी गाड़ी पर नज़र दौड़ाई। वो अभी आके बैठी थी, सर झुका हुआ था। तभी वो कहवा लीना के किसी बात पर मुस्कुराता हुआ उसे देखने लगा। ये जाने बिना के अब सामने वाली गौर से उसे देख रही है। उसे पूछा तो तुम दोनों को मुझसे कभी ऐसे हंस के बात ना की। उस टिरेल से देखो कैसे हंस हंस के बात करते हैं। हिटलर फ्लटर, उससे पहले कि वो कोई और लकब देती। परी बोल पड़ी, तुझे क्या ज़रूरत है वो हंस के जिससे बोले? तुझे क्यों बुरा लग रहा है? पता नहीं, वो बेख्याली में बोल पड़ी। फिर मुड़ के उसे देखा। तुम कब आई? जब तुम नुमा सर को देखने लकब देने में मसरूफ थी। हानि ने ननद भेजकर गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से उसके पास से गुजरी। सारा गधा पानी उसकी गाड़ी पर उछालता हुआ जा गिरा। ये तो शुक्र गाड़ी के शीशे बंद थे। जहाँ परी हैरान थी, उस संभल पर वो खुशी दिखा दे रही थी। वही नुमा सोच रहा था कि लड़की पागल है, खुद गुस्सा करती है और अब तो कुछ नहीं किया मैंने। हद है पे बचपने की। वो गाड़ी आगे जाके रोक के गुलाब के फूल खरीदने को रुकी। क्या है परी, तुम्हें आज ही फूल याद आए? परी जब फूल लेके आगे बैठी थी उसको देखकर मुस्कुराई। आज तुम्हें डिनर हमारी तरफ से, परी बोलकर मुस्कुराई। उफ, इस लंगूर में क्या देखा तुम्हें हमने? हानी मुस्कुराहट छुपा के बोली। बस करो, हर वक्त पीछे पड़ी रहती हो। परी ने मुक्का बना के मारा। हाँ हाँ, बेस्ट ऑफ लक यार, हानी मुस्कुराती हुई बोली। वो गाड़ी लेता हुआ मेन रोड पर आया, तेजी से आगे बढ़ा और आगे निकल गया। वो दो दरिया पहुंच के गाड़ी पार कर रहा था, तब तक वो अंदर आ चुकी थी। वो सामने सजी इस टेबल पर बैठ गई। उससे पहले कि वो आके बैठता, वेटर ने उसको उठने को कहा। मैम प्लीज़ आप कहीं और बैठ जाइए, बुक है टेबल, आप कोई और टेबल दे दे। मुझे रात का ये मंजर अच्छा लग रहा है, मैं यहीं बैठूंगी। अलीना को मजीद देखकर नोमी ने मुदाखलत की। अलीना चलो यहाँ से, किसी और की टेबल पर हम नहीं बैठ सकते, नोमी ने बोला। तभी मैनेजर जो इतनी देर से सुन रहा था आगे आया। सर ये टेबल बुक है, आप ये सामने वाले पर आ जाए। किस नाम से बुक है बताओ ज़रा, अलीना ने गुस्से से पूछा। और वेटर के नाम बताने पर दोनों को हैरत हुई। अलीना के आगे बढ़ जाने पर वह गुस्से से बोल पड़ा। वट आप पागल हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चाहकर भी अपने गुस्से को कम न कर सका। सर आप ठीक कह रहे हैं, अभी 10 मिनट पहले बुकिंग हुई है। मिस हानिया और जाजिब के नाम से इस टेबल के, आप वहाँ बैठ जाएं। एक तो मैं इस लड़की से परेशान हूँ, जब देखो वो उठा के दोस्तों के साथ निकल जाती है। दादी गजाला के बताने पर बोल रही थी। अब टेंशन ना ले, पड़ी है साथ में, वो खाना खाएंगे, आ जाएंगे कुछ देर बाद। गजाला उसके हक में बोल तो रही थी, पर गुस्सा खुद भी थी कि कोई टाइम है घर से निकलने का। रात 8 बज रहे थे। बेटा आप तो देख लेंगे, पर आपको सतीकी साहब के घर का माहौल पता है ना, उसी हिसाब से अपने आप को ढाले, वो उनके लिए आसानी होगी। दादी बोल के नमाज के लिए उठ गई। गजाला बस हम कर सके और कुर्ती भी क्या। बेटा अगर बुरा ना लगे तो आते हुए किरण को लेते आना, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, वह इतनी रात को टैक्सी नहीं कर सकती। उसे कुछ देर पहले ही घर से फ़ोन आया था। कुछ देर पहले तो वह परेशानी से ठल रही थी कि साथ पूछने पर बताने लगी। किरण का फ़ोन आया है, ड्राइवर को बुलाया है, कब से फ़ोन कर रही है, तुम्हारे अंकल उठा नहीं रहे। वो अच्छा, वो अखबार लेकर बैठ गया। खाने में कुछ देर थी, वो भी आया ही था। काम से फ्रेश होकर थकावट से बुरा हाल था, पर खाने के लिए उनकी बेटी का इंतजार करो। अब मैं अपने घर के क्या ही बात है, जब चाह निकाला खा लिया। अभी वो नहीं सोचो में था कि मोबाइल बजा तो मैंने फट कॉल उठाई। बाबा मैं निकल आई हूँ, परेशान न होना। किरण ने हिम्मत करते हुए तोबा से बात की। पर तुम कैसे ड्राइवर कर रही हो, तुम्हारा लाइसेंस नहीं है। और तुम किरण वही गाड़ी रोको, कहीं साइड करो, टैक्सी करके आओ, क्रीम मंगवा लो। तोबा बहुत परेशान थी। पापा तभी भाई से कहती थी सिखाते पर नहीं, हर जगह मेरे साथ होते थे, अब नहीं है। देखे कितना मसला है। खैर थोड़ी बहुत आती है, बस रास्ते में हूँ। किरण ने कॉल बंद कर दी। पर सच तो ये था कि उसको ड्राइव करते हुए खुद भी खौफ आ रहा था। वो बहुत ही आहिस्ता से गाड़ी चला रही थी। फाद भाई से खाना खाने का सोच कर निकल रहा था। खाना मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ। अरे सॉरी, तो तुम खाना तो खा लो। फाद मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं खाला, बाद में खा लूँगा। ठीक है बेटा, जल्दी आना। जी अच्छा। वो गाड़ी लेकर बाहर निकल रहा था। हानिया को किज़ा के साथ आता देख कर रुक गया। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ चले लड़के? मैं तुमसे मिलने अपने शोहर से लड़ कर आई हूँ। फ़ाद ने ज़्यादा कहकर लगाया। अपने शोहर से लड़ी, खुद ना मेरा, यही काम आपके शोहर के करते हैं। उसका बस चले तो मैं हवा में उड़ाता है, घर ही ना आए। बदतमीज़ बहन, कब ऐसा कहते हो? वो उसके सर के बाल ख़राब करके अंदर की तरफ बढ़ गई। सलाम बगैर सलाम के बाद आलिया को प्यार करके बाहर चला आया। वो इस्लामाबाद के सड़कों से वाकिफ़ था, आता रहता था। इसका भाई घर था यहाँ। वो तेज़ ड्राइव करता हुआ झटके से रुका था। एक गाड़ी शदीद बुरी तरह से ट्रक से टकराई थी। वह तेज़ी से दूसरी रोड पर गाड़ी लाया था। लोगों का अच्छा खासा हजूम था। नीचे उतर के वो सबको पीछे करके उस बंदे के बाद को झुका था। पर सामने जो शक्ल खून से तरबतर थी, उसको देख फ़ाद के दिल ने एक बीट मिस की थी। उसको लगा मानो कि उसने दिल मिट्टी में लेकर जकड़ दिया हो। वो उसके दिल की सल्तनत पर बैठी थी। उसने हिम्मत की और उसके उठा के किसी कीमती शय की तरह ले गाड़ी में बिठाया। ड्राइव
को कॉल की, गाड़ी लॉक की और पहले पिम्स अस्पताल की तरफ गाड़ी भगाई। फहद प्लीज़ प्लीज़ यहाँ आ जाए, बाबा आप मेरी शादी कर रही है, मुझे पता है आपको लड़की होकर आपको शादी का कह रही हूँ। उसके कानों में कुछ देर पहले रोती हुई एक आवाज़ गूंजी थी। वो गाड़ी से निकली थी, सामने ही जाजिब था। उससे आगे भर के दोनों को वेलकम किया, सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। तभी पड़ी रुकी, यार गाड़ी की चाबी दो और तुम दोनों चलो, मैं आती हूँ। क्यों, क्या हुआ? हानी ने उसकी तरफ देखा। परी ने घोड़ी डाली और चाबी खींच ली। वो मुस्कुराती हुई जाजिब के साथ टेबल तक आई। ब्लैक कलर के फ्रॉक और सफ़ेद मोती के दुपट्टा उसकी नज़र से चेहरे पर मासूमियत इसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों टेबल पर आए थे। जाजिब के साथ हंसी मुस्कुराती हानी हलीना की नज़र पड़ते ही उसने चोट की। वो देखो नोबी, कपल एक जैसी ड्रेसिंग, वाओ। वो देख चुका था फिर भी देखने लगा। हाँ तुम खाना खाओ, उसे नज़रअंदाज करते हुए अलीना से कहा। वो खाना खा रही थी कि मोबाइल पर बीप हुई। उसे मैसेज खोला और खड़ी हो गई। ओके डियर, मैं चलती हूँ, मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। वो इतनी तेज़ी से घबरा के उठी, वो जानता था कि क्या मैसेज होगा। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, नोबी ने सलाह मारी। नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी। वो जल्दी से पार्किंग की तरफ चली है। वो वहीं बैठा सामने देखता रहा। परी अंदर आई और सामने टेबल पर जाजिब के सामने बैठी उसको पक्के दे रही थी। नोबी को समझ ना आई हो क्या रहा है। खुद पर नज़रों की तपिश महसूस करते हुए हानी ने नज़र घुमा कर देखा। वो सामने बैठा उसको देख रहा था। हानी को शक्ल बना के दिखाई और मुंह फेर लिया। सड़े इंसान हूँ यार, तुम दोनों के साथ बैठ के अजीब लग रहा हूँ। कपल्स और मैं वैली, हाँ हाँ तुम भी ढूंढ लो कोई। जाजिब ने उसको देखकर कहा। अपना मुंह बंद करो, तो फजूल ही यही मिला था तुम्हें। उसे खाना खाती पड़ी पर चोट की। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खाना खाने लगे। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसकी मौजूदगी में ठीक से बोल ही नहीं रही थी। तभी वो गुस्से करके साइड पर होने लगी। मैं घर जा रही हूँ, ये छोड़ देगा। अब तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत। वो उठी थी तब भी आगे बढ़ी थी कि नोबी ने रास्ता रोका। खाना खा लो फिर चले जाना। आपसे मतलब मैं खाना खाऊं, उसे फुट जवाब दिया। नोबी ने बाजू पकड़ के टेबल पर बैठा दिया। उस तरफ कुछ अंधेरा था, कोई नहीं देख सकता था। वैसे भी एक दुख का लोग थे। असल रश तो रात 11 के बाद लगता है। वो उसकी जरूरत पर तिलमिला गया। ओके सॉरी सॉरी, वो उसके तेवर देखकर फौरी तौर पर बोला था। कहीं वो हाथ न खड़ा कर दे। आइंदा हाथ न लगाना, उसे वार्न किया था। खाने के लिए बैठी तुम जो पहले ही सिर्फ हवा था। हानि की ज़बान फिर फिसल गई। लगता है आप डेट पर आए हुए थे। लड़की भाग गई है क्या? नहीं, मेरे सामने बैठी है, नोबी ने बहुत आराम से जवाब दिया। हानि ने एक नज़र उसको देखा। मतलब आपका झूठ बोलकर खाला से यहाँ पर डेट पर आई हो? शर्म हया भी कोई चीज़ होती है? हमारे खानदान की लड़कियाँ ऐसी हरकतें नहीं करती। एक ने बहुत ज़ब्त के साथ कहा था तो सामने वाले ने बहुत ही ज़ब्त के सुना और चमचा फेंका था। बाहर में जाए, आप आपसे हमदर्दी की उम्मीद ही नहीं। और मुझे मुझे कह रही हैं खुद जो लीना के साथ सारा दिन यूनी पे गुजारते हैं, वो आज डेट पर आए। वो आप अभी वही गई है ना? यहाँ से बोले हमारे भी खानदान के मर्द यूँ 2 टके की डेट ही मारते निकाह करते हैं। समझे? आप किस खानदान की बात कर रहे हैं? क्या इस्लामाबाद में जो हो रहा है हमें नहीं पता? किरण सब बताती है मुझे। आपकी फूफो की बेटियाँ आपके आगे पीछे फिरती हैं। और किरण की दोस्त से भी, और आपकी बड़ी फूफो की बेटी खुद भी होटली करती है अपने मंगेतर के साथ। तब गुस्सा नहीं आता? गुस्से से बोलते बोलते उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उससे ये इल्ज़ाम सहने ना हुआ कि वो धोखे दे रही है अपनी माँ को। उसकी इतनी अपडेट है तुम्हें। खैर पानी पियो। उसने अपनी पानी भराया जिसको उसे पटक दिया। ये टेबल तुम दोनों के नाम पर बुक थी, जाजिब और हानिया के नाम पर। अब तुम बताओ मैं क्या सोचता? कुछ नहीं सोचते आप मेरे बारे में ना सोचे। मेहरबानी होगी। उसने हाथ जोड़ दिए। और जाजिब ने मेरी नाम से बुक करवाई। उसको तो मैं देखती हूँ। वो उठी थी। नोबी के नाक रुकने पर सामने खड़े जाने को बढ़ते जाजिब की नाक पर एक पंच मारा था। वो बेचारा उस हमले को तैयार ना था। परी होको की तरह उसके सबल पर हैरान थी। अगर इतनी ही मोहब्बत की आफत पड़ी है तो मेरे नाम पर क्यों बुक करवाई? खुद बुक करवाते हैं। हानि ने गुस्से से उसको देखा था। परी ने शर्मिंदा होते हुए उसे सॉरी की थी। ये है चलो लोग देख रहे हैं। नोबी ने उसको रोका था, वरना वो दूसरा पंच भी मार सकती थी। अब छोड़े मुझे, अब हो गई तसल्ली। आपको ये दोनों डेट पर आए थे, मैं नहीं। वो रोते हुए कहने लगी। खड़े तीनों लोग शर्मिंदा थे। इससे पहले कि परी कुछ कहती, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो रोते हुए सीढ़ियाँ उतर गई। नोबी बिल पर पे करता उसके पीछे गया था। हरी रुको तो बात तो सुनो। नोबी ने पीछे से पुकारा था। आइंदा ना हाथ लगाना और ना पीछे आना, समझे? वरना बहुत बुरा हाल कर दूंगी। वो तेजी से उसके पीछे आया था, उसको रोकना चाहता था, पर वो बिखरी हुई शेरनी लग गई थी। नोबी उसका गुस्सा देखकर सख्त शर्मिंदा था। परी और जाती भी नीचे आ चुके थे। सफ़ेद शर्ट पर खून के निशान थे। वो उस पर एक नज़र डालता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। साथ परी को आवाज़ दी। जो वो दोनों जानते थे उसे बात करना खुद को जलील करवाना है। वह गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। हानि को शदीद दुख हुआ कि कम अज़ कम परी तो साथ देती। उस वक्त आंसू थे कि रुकने को तैयार ही नहीं थे। वो वही गाड़ी से टेक लगा के बैठती चली गई जिस जगह वो थी। उस वक्त पार्किंग में लाइट मध्यम थी। नोबी ने उसकी तरफ कदम बढ़ाने और दो जानों होके बैठ गया। हानि बात सुनो। बेहद नरम लहजे से उसे मुखातिब की। वो जो सर झुका के बैठी थी उसकी तरफ निगाह उठाए बिना बोलने लगी।
बाला के पापा ने मामा से पसंद की शादी की है। सब बाबा को रोका पर पापा ने साबित कदम रहते हुए अपनी मोहब्बत को पाया सुरखरू किया। आज रियाल में सब छोटे खाला जानी हमसे बात करती हैं। जब मामा ने कहा आप आ रहे हैं मैं बहुत खुश थी। पहली बार कोई नडियाल से आ रहा था और ये भी पता है कि फहद और अली आपके साथ फ़ोन पर अटैच हैं। मेरा भी दिल करता था मेरी कज़न हो जिनसे मैं फ्री होकर बात करूँ। फिर एक दिन ऐप आई आपी बड़ी सी सोफिया आपी कराची की शादी के बाद बस तब से खाला जानी से रब्ता कायम हुआ। मैं रोज़ उसे बातें करती थी। किरण से दोस्ती हुई। मेरे रिश्तों की बारी लड़की अपने मिलने पर खुश हो थी, निहाल थी। किरण बताती थी आपका मुझे आप सबको देखने का शौक बढ़ता रहा। फिर एक आपके आने का कन्फर्म हुआ। तभी दादी ने अपने कमरे में बुलाया। मामा मामा बहुत खुश हुआ आज क्यों तुम्हें कौन सा कार का खजाना मिल गया। हाय मामा वो अपने जगह पर मामा कैप्टन आ रहे हैं हमारे घर फौजी या हो। मामा आपको पता है मुझे फौजी कितने पसंद है। 3-4 फौजियों से आराम से शादी कर लूँगी। देखना तो बहाने चुप करो बदतमीज़ ऐसे कहते हैं क्या। और दादी ने सुना तो सर फाड़ देगी। तुम्हारा गजाली ने उसको डराना चाहा। वो करती भी क्या हर वक्त आपके पीछे होती है। उसने मुंह बनाया था। मामा आपके पास नोमी की कोई पिक है न बंदा देखने में कैसा है क्यों तुम्हें क्या करना है। गजाला ने घूरा था। तभी दादी जो सब सुन रही थी वो आवाज़ देकर बुलाया अपने कमरे में चले। वो चल करती कमरे में आई। तो दादी तुम्हें अभी से बता रही हूँ नोमी से दूर रहना। हम नहीं चाहते तुम्हारी माँ के था तुम भी कल के कोई लड़का पसंद करके सामने ले आओ। हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई खड़ी गजाला दब कर आंसू पी रही थी। ये वो सोच सच था जो कोई नहीं चाहता था। बच्चों पर क्या असर होगा जब माँ बाप की असलियत खुलेगी। वह पर यही नज़रों में गिर गई। हानि को तो जैसे सकता हुआ था। उसने कहा सोचा था कि दादी ऐसा मैं सच भी बोलेगी। माँ ने पसंद की शादी उसमें क्या हर्ज है। हमारी मुखालफत के बावजूद तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ से शादी की। वक्त ने साबित किया वह बहू नहीं बेटी है। जहाँ हानि का सर उठा था वही गजाला ने आंसू पहुँचे थे। कितनी हैरत की बात थी आज अम्मा ने तस्लीम कर लिया। दादी की अपनी आंखें अश्कबार थी। वो बेटी बनकर रही। हम लोगों ने बातें में आके धुतकारा। उससे सबसे ताल्लुक़ ख़त्म करवाया। उसके भाई बहन सबसे रिश्ते ख़त्म करने को कहा। वो बिना बोले करती गई। यहाँ तक कि उसके भाई की शहादत पर भतीजे की जवान शहादत पर हमने जाने ना दिया। वो चुपचाप सहती रही। उसे कभी अपने शोहर को हमारे खिलाफ ना किया। एक दिन हम उसके कमरे के सामने से गुजरे जहाँ हमारा ही बेटा हम पर गुस्सा था और उसके गुस्से को बढ़ाने के उसको समझा रही थी कि हम माँ हैं हमारा हुक्म सन आँखों पर। बस तब हमने जाना कि ये बेहतरीन माँ बाप की बच्ची है। हमसे गलती हो गई तो बेटा हमसे गलती हो गई। वो फूट फूट कर रो पड़ी। गजाला ने अंदर आके पानी निकाला और उसके सामने किया। गजाला के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी। नहीं अम्मा ऐसा ना करें मुझे गुनाहगार ना करें। मैं आपकी बेटी हूँ। आप जो ठीक कर लगा आपने किया। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। बस इल्तिजा है मेरा भांजा पहली बार आ रहा है बस उसके साथ। अभी वो कुछ कहती कि अम्मा ने रोक दिया। फिक्र ना करो वो बच्चा हमारे सर आँखों पर। मगर नोमी बच्चा बहुत अच्छा है शरीफ सही पर हानि तुमने उसे दूर रहना है बेटा। मैं नहीं चाहती मेरे फूल से नाजुक बच्ची को कोई भी खानदान का फर्द उठ के बदकिरदार बाप और माँ की बेटी कहे। मेरे बेटे की जान ले लो। लोगों ने ये ताना देकर वो गुस्से में घर से निकला था और 3 दिन बाद उसकी शहादत की खबर आई। मैं हानि और एहसन अहमद आपसे वादा करती हूँ मैं नोमी से बहुत फासले पर रहूँगी ताकि आपको एक बार फिर ना झुकना पड़े। उसे बोल के माँ को देखा जहाँ फ़ख्र था माँ था। उसने दादी को गले लगा लिया। ख्वाहिश हमेशा की तरह दिल में दफन हो गई। हाल वो आहिस्ता से उस तक आया। चलो हानि घर चलो छोड़ दो तुम्हें देर हो गई है बहुत। एक आर्मी ऑफिसर या फिर ये कहना एक मुस्कुरात शख्स जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं कि असल में ये कौन है जिसको दुनिया ने कभी देखा है। वो शख्स घुटनों के बल बैठे एक लड़की के आगे बेबस था। उसकी आंख में आंसू से अच्छे नहीं लग रहे थे। बात ये नहीं कि औरत एक आगे एक बार घुटने टेक दी। मर्द जिस औरत से उसलिए जब उसे अपने जज्बात पर है थी। वो इतने दिनों की बेचती थी कि आज तकलीफ भर के सामने थी। वो कैसे इतना कुछ सोच गया। क्या वो नहीं जानता था कि वो उस तरह की लड़की नहीं है। वो उसके खानदान की है। उसने अपनी बातों पर सर झटका। हानि चले उसने लंबी आंखों से उसको देखा था। कितने ही लम्बे वो यूं ही देखती रही फिर सर झटक कर खड़ी हो गई। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है आप चले जाएं मैं खुद चली जाऊंगी। उठकर गाड़ी तक आई हुई नज़र पिछले टायर पर गई जिसकी हवा निकली हुई थी। उससे एक मुक्का गुस्से से मारी मनहूस टायर वो नुमार की नज़रों से होती हुई उसकी नज़रों के साकों में टायर पर गई तो एक जानदार मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। इसीलिए कहते हैं गुस्से से नहीं अक्ल से काम लेना चाहिए। लेकिन मिस हानिया अक्ल तो बेच दी है ना आपने। उनके पास है ही नहीं। वो उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है ना। उसे मुस्कुराते उसे कहा वेरी फनी। हाँ हंसना था क्या। हानि ने ढीठ पड़कर जवाब दिया। मोबाइल पर आने वाली कार पर उसकी तरफ देखने लगा और फ़ौरन कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम मामा कहाँ हो। हानि टाइम देखा है रात को 9:30 हो रहे हैं और तुम अब तक घर से बाहर हो। गजाला ने गुस्से से पूछा। मामा गाड़ी का टायर पंचर हो गया है
और अली को भेज दूँ यहाँ, उसे मासूमियत से कहा। साथ खड़ा डॉबी उसकी हरकतों पर हंस रहा था। अली तो कबाई स्टडी के लिए दोस्त के घर गया है। गजाला को बहुत फिक्र हुई थी। अच्छा मैं कुछ करती हूँ। एकदम ख्याल आते ही उन्होंने कॉल बंद की। हानिकी के कॉल बंद होते ही अभी सेकंड गुजरा था कि डॉबी का मोबाइल बज उठा। वो धीरे से मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम खाला, उसे सलाम ऊंची आवाज़ में किया। हानि ने सर पेट लिया। कहा हो बेटा, एक काम था। गजाला ने तमीज़ बांधे बिना बोला। जी बाहर हूँ, दोस्तों के साथ खाना खाने आया हूँ। खैर हाँ, वो आगे अगर हो सके तो 2 दरिया से हानि को पिक कर लो। उन्होंने मसला बताया। ओके जी ठीक है मैं तुम्हें नंबर देती हूँ उसका। जी ठीक है, अब क्या कहता कि चुड़ैल सामने है। चले घर छोड़ दूँ आपको मैडम, मैं सारे दिन का थका हुआ सोना है घर जाके। उसका कहता हुआ अपनी गाड़ी तक आया, मोड़ के उसके सामने आया। 2 मिनट तक जब ना बैठी तो हाथ पर हाथ रख दिया। वो बैठी हो गुस्से से दरवाज़ा बंद किया। मैडम सरकारी गाड़ी है आपकी या मेरी नहीं, टूट गई तो पकड़ी जाएगी। डॉबी ने उसको कहा और गाड़ी चला दी। इतनी नरम सीट पर बैठे उसे नींद आ गई। घंटे 2 घंटे भर का रास्ता था। घर पहुंचते ही उसने उसके तरफ देखा जो आराम से सोई हुई थी। उसका जगाना अच्छा नहीं लगा। उठो हानि, एक आवाज़ पर कभी उठी। बोतल में पड़ा पानी देख उसने बोतल उठाई और ढक्कन खुला कर उसके समूह पर फेंका। मामा बारिश हो गई है। वो दब एकदम बोली नहीं, अभी आप ख्वाब देख रही है। उसने आंखें मसलते नबी को देखा और एक मुक्का उसके कंधे पर मारा। तरीका नहीं है, ऐसे उठाते हैं किसी लड़की को। दरवाज़ा खोलते नीचे उतरी, बंद करके वापस मुड़ी। अब ये पानी जो फेंका हो ना, उसके जवाब के लिए तैयार रहना। और ये फटीचर सी गाड़ी, सरकारी गाड़ी, अब उसकी सीट्स जो ख़राब हुई हैं वो डेट कहीं के बोल के दरवाजे तक गई कि डॉबी की आवाज़ आई। अंदर नहीं बुलाओगी? नहीं, बहुत मुश्किल से जान छोड़ी है, अल्लाह हाफिज़। वह दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। डॉबी ने अंदर की नजर दौड़ाई। मखसूस लोग अपनी जगह पर थे। उनमें से एक हानि के अंदर जाते ही पीछे से आया। कौन हो तुम और इतनी रात लड़की को कहाँ से लाए हो? उसे गंतानी थी। डॉबी ने एक नज़र उसको देखा, अपना कार्ड सामने किया, पलक झपकने से पहले ही पॉकेट में डाल लिया। उसे देखते ही सलूट किया। सॉरी सर, इट्स ओके, पर घर पर हर लम्हे नजर रखना। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? वो कहती ही गाड़ी भगा कर ले गया। उसे घर काल की और सारी सूरत हाल बताई। सोफिया और भाई वहाँ पहुँचते थे। अभी वो बेहोश थी। तुमने कुछ खाया है? फहद सोफिया को पूछते ही वो जैसे होश में आया की दुनिया में आया था। सोफिया ने उसे जांचती नज़रों से देखा। आप ही मैं ठीक हूँ। वो नज़रें चुरा गया। उसकी आंखों से सारा रात खुल चुका था। वो खोरे से डर गया था। उसे दबे पाँव कदम रखे और आहिस्ता से कमरे का रुख किया। नोमी जा चुका था, इसलिए वो दोबारा पानी अपने कमरे में शिफ्ट हुई थी। कमरे में जाते हुए पीछे से गजाला की आवाज़। इसके कदम वहीं रुक गए। पीछे मुड़ के देखा तो माना गुस्से में थी ना परेशान। तुम्हारी दादी से मैं झूठ नहीं बोल सकती। बार बार ये आखिरी बार था, अब बस। और नहीं, वो बोल कर रुक गई थी। वो नहा के कमरे में आई और बाल बुश करते मोबाइल उठाया। जाने में परी के कॉल और मैसेजेस से कितना सॉरी किया था उसमें। तभी उसने परी को कॉल मिलाई। क्यों क्या तुमने ऐसा? वो जाजिब क्यों बुक की टेबल मेरे नाम से? उसे शिकवा किया जो उसका हक था। यार असल में भाई का दोस्त वही होता है। अगर मेरे नाम से करवाता और मैं वहाँ उसके साथ अकेली होती तो मुश्किल हो जाती। तुझे पता है मुझे कितना पसंद है 2 दरिया होता। बस सॉरी ना, इट्स ओके यार, कोई नहीं, बस मैं जाजिब को सॉरी कह दूँ ज़रा। उसे 2-4 बातें करके फुल मत किया। वो ऐसे ही थी, साफ दिल की, फ़ौरन मान जाने वाल। जाजिब को सॉरी का मैसेज करके व्हाट्सएप चेक कर रही थी, तभी मैसेज आया। उसे ओपन किया, नया नंबर था। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन से टाइम देखा, रात के 2 बजे। कौन मैसेज कर रहा है? नहीं पहचाने, चलो कोई नहीं, खैर से पहुंच गई। इज्जत अफजाई तो नहीं हुई ना खाला या दादों से? नुमान ने मुस्कुराते हुए बोला। नुमान के बोलने की देर थी, उसे मिनट नहीं लगा पहचाने में। हिटलर वो मुँह में बरबराए। 2 मिनट बाद फिर मैसेज आया। सुनो हानि बोले, कल तो यूनी नहीं आओगी? क्यों, क्या कल मेरी शादी है? देखें आप मुझे इतनी रात को तंग ना करें, मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। उसे तंग कर कहा। तुम्हें जो करना है करो, तुम पर मैंने अपनी नज़र रखी है। अगर कल यूनी आई तो फिर खाला से पीटने को तैयार रहना। ए हेलो, मुझे धमकी ना देना, वरना खालों से कह कर ना उल्टा लटकवा दूंगी। फिर ना कहना मेरे बाबा से क्यों शिकायत की। उसे वो बेकार कर रखा। मैंने जितना कहा उतना सुनो, वरना खाला से कह दूंगा। उसे खाला की धमकी दी थी। ओके नहीं आती, अब मैं सो जाऊँ, मुझे नींद आई है। हनी ने बेजारी से जवाब दिया। उसे मोबाइल साइड पर रखा। मैं देखती हूँ आप कैसे रोकते हैं मुझे। कल सुबह तक मैं लाजमी जाऊँगी। तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। तुम अफलातून हो, इतनी आसानी से नहीं मार सकती। तुम कल ज़रूर आओगी यूनी, एडिट। इसने मोबाइल पर डब्बा डायल किया और क्या 1-2 बात करके मोबाइल चार्ज पर लगा के लेट गया। काफ़ी थका थी जिसकी वजह से नींद में गुम हो गया। वो सुबह आराम से ना उठी, नाश्ता किया, परी को मैसेज किया, तैयार है ना, मैं आ रही हूँ, हम आज जाएंगे यूनी। परी तो पागल हो गई हो, मैं नहीं जा रही। आज तुम्हें पता है कितना खतरा है वहाँ, पापा ने रात ही बता दिया, मैं नहीं जा रही। परी के मैसेज पढ़ते ही उसे गुस्सा आया और रिप्लाई किया, दफ़ा हो जाओ ना, जब मैं खुद चली जाऊँगी। आज के बाद मुझे बात ना करना और ना ही मिलने आना। वो कहती नहाने घुस की तैयार होकर यूनी के लिए निकल गई। नवी आज मामूल के हिसाब से जल्दी उठा था और 14 अगस्त थी। वो सबसे पहले हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां पर सभी को आज के दिन के लिए ब्रीफिंग दी। हम शेरी को बहुत मिस कर रहे हैं। आज कर्नल याकूब ने डोबी को देखा। कोई बात नहीं सर, कभी हमसे भी गुजारा कर लिया करे। डोबी ने सर झुका के अदब से कहा था, जिस पर सभी का कहका गुजरा था। सर डोबी आजकल टीचर बना हुआ है और हसीना
साथ लिए फिरता है, जबकि शहरीसार खुद किसी के पीछे हैं। मेजर यासिर की बात पर जहाँ कर्नल को हंसी आई, वहीं नोबी ने एक घुरी साथ दोस्त पर डाली। कोई कह नहीं सकता था आज इतना बड़ा ऑपरेशन है और फौजी जवान हाथ का साथ फेस कर रहे थे। ओके नाउ बैक टू वर्क बॉयज। नोबी की ब्रीफिंग हो चुकी थी। कोई चपरासी था, कोई फकीर, कोई वॉचमैन था, कोई स्टूडेंट और टीचर खोजे गो के सभी कुछ ना कुछ थे। कल रात वैसे ही नोबी उसके टीम ने मिलकर गर्ल्स हॉस्टल पर छापा मारा था और भारी असला बरामद किया था जो गैर कानूनी था। वो अलग अलग होकर हेडक्वार्टर से निकल आए थे। वो जाता था वो भूखे कुत्तों की तरह हमें ढूंढ रहे होंगे। वो जल्दी से यूनी की तरफ गाड़ी मोड़ने लगा, तभी उसने हानि को ट्रेस किया जिसकी लोकेशन यूनी की तरफ थी। उसे गुस्से से स्टेयरिंग पर हाथ मारा। नहीं सुधर सकती तुम। वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँच चुका है। उसे वहाँ से भेजा जाता था। मुल्क में नस्ब जगह जगह होप को उनके लोगों ने डिफ्यूज़ कर दिया था। बहुत आराम से यह कार्रवाई की गई थी। पाशा अंडरवर्ल्ड का डांस था, बात जिससे लाखों लोगों से सहारा और यतीम किया था। वो इंडिया और दूसरे मुल्कों में बैठकर पाकिस्तान की तबाही को प्लान करता रहता था। इंडिया पर अक्सर हमला पाशा ने करवाया और नाम पाकिस्तान का लेना यह उनका इंडियन वतीरा था। पाशा दोनों काबिल से पेशावर आया हुआ था और ये बात शेरी अच्छी से जाती थी। वो पेशावर में बैठकर काची यूनी में बूम का प्लान बनाकर असले के जोर पर यूनी को यरगमाल बना के हिकमत से अपने मुतालबे पूरा करवाना चाहता था। कौन है हम ऐसा गद्दार जिससे मुखबरी की है? पाशा काबिल में नहीं पेशावर में बैठा है, ये बात बस कुछ लोग जाते थे। पाशा धारा था, सभी को साफ हो गया। बज़ाहिर पठान लगने वाले काबली पठान और अंग्रेज टाइप के पठान मिलकर इतना बड़ा गैग चला रहे थे। चेहरे पर सुन्नत रसूल होने के बावजूद चेहरे पर खबासत ही नूर नहीं। सभी चौक का सर को मजीद झुका गए। पाशा ने सबको घूरा और टेबल पर मोबाइल दे मारा। तुम सब के सब गाली हो, तुम सब के यहाँ तक लाया और तुम सब ने इतना सा हो सको उस लड़की को पकड़ो। वो लड़की फटाक भर की है, वो तक हाथ ना आई। पाशा का गुस्से से बुरा हाल था। अब तक पाकिस्तान में तरानों की रही वो ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दे रही थी और तुम सब गाली की वजह से ऐसा ना हुआ। बस लड़की का पता चल गया है। छोटू अब भी बाहर से आया था। बधाई कद में छोटा था पर घर का बड़े बड़े करता था। कहाँ है वो गाली? पाशा ने लड़की पर निगरानी के लिए लगाए 2 लड़कों को फायर किया और ख़त्म कर दिया। पाशा ने लड़की पर निगरानी के लिए लगाए 2 लड़कों को फायर किया और काम खत्म किया। इस काम में कोई हमदर्दी नहीं होती। टीवी की आवाज़ पर सबकी नज़र वहाँ गई जो एंकर कह रहा था, हम आपको बलूचिस्तान से ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं जहाँ 2 बम ब्लास्ट हुए हैं, पर पाकिस्तान आर्मी के बर्वक्त कार्रवाई से पाकिस्तान की अवाम को महफूज कर लिया गया और हमारे 3 नौजवान ने शहादत के रुतबा पा लिया। DGISPR का कहना है कि हमने पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर बहुत सी बड़ी तादाद में असला और ड्रग्स हासिल की है। पाशा ने आर्मी को गालियाँ निकाली थी। अब बस यूनी की खबर बाकी थी। टीवी पर चलने वाली हेडलाइन से पाशा का BP हाई हो रहा था। और जैसे ही यूनी आई थी सारा ग्राउंड पाकिस्तान के परचम सजा हुआ था। रास्तों में मिली डकबों का जोश देखकर बहुत खुश हुई थी। वो चलते हुए अपने डिपार्टमेंट की तरफ आई, क्लास की तरफ बढ़ गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने 2 बड़ी दाढ़ी वाले पठान देखने वाले अफराद मौजूद थे। एक लम्हे को तो उसके जिस्म में सनसनाहट सी हुई, मगर खुद को काबू में पा 2 सेकंड लगे। जैसे तीर निकलता है कब्बा से, वैसे ही वो तीर की तरह वहाँ से भागी। लड़के उसके पीछे भागे थे मगर वो गायब हो चुकी थी। इतनी क्लासेस थी उसने कि सेकंड लगाए थे गायब होने में। लड़के कुत्ते की तरह हर रूम में झांक रहे थे, पर वो होती तो मिलती नहीं। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ी थी और सामने क्लास में बंद हुई थी। यहाँ वो नज़र दौड़ाई, लाइट्स बंद की थी। उससे मोबाइल फ़ोन निकाले को पॉकेट में हाथ डाला, मगर मोबाइल होता तो मिलता। उससे सर पर हाथ मारा। अल्लाह, मोबाइल गिर गया और क्या करूँ अब? कहाँ है? परी को नोबी बुलाओ यार शेट। तभी मोबाइल की आवाज़ बजी थी, यानी मोबाइल यही कहीं था। वो जैसे ही उठी सामने नज़र पड़ती बैठ गई। वो उठ नहीं सकती थी, सामने ही लड़के थे। उसने अपने बाल अच्छे से कवर किए और नीचे लेटते चलती दरवाजे तक आई। वो बिना आवाज़ आराम से दरवाज़ा खोला। एक लड़का मोबाइल लेकर जा चुका था। दूसरा भी बुरा ही था कि एक जोर के मुंह पे आई थी। उसे जल्दी से उसके संभालने पर पहले ही दूसरी किक से उसको गिराया और झपट लिया। उल्लू के पट्टे पठान बनकर उस मुल्क में दहशतगर्दी करते हो, जहन्नमी कुत्ते हो तुम सब, और कहाँ कहाँ लोग हैं जल्दी बताओ। उसके रस्सी बातें घसीट के अंदर कमरे में ले आई। लड़का हैरान था। पठान छटाक भर की लड़की थी, दिलेर, और उसकी हैया जानकर हंसी थी। जितने में हम कराटे के टट्टू होना, तुम जैसे को काबू करना बहुत आसान है। तुम खालिस नहीं, हम खालिस हैं। आई समझ अंग्रेज की औलाद उल्लू का पट्टा। वो मुँह बंद होने की वजह से बोल तो सकता नहीं था। हैरत से उसकी शक्ल देखने लगे। अब ऐसे ना देख वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। हाथ पर मुंह बना ये टैटू मुसलमान बल्कि जिहाद के नाम पर लड़ने वाले मुसलमान ये नहीं बनवा सकते। उसके हाथ पर टीका लगाया और उसको बेहोश किया। साथ ही बाहर को झाँका। सूरज निकल आया था। आर्मी के बख्तर मत गाड़ियाँ रफ्ता रफ्ता यूनी में चक्कर लगा रही थी। वो किसी भी तरह यहाँ से निकल कर गाड़ियों तक जाना चाहती थी। वो तेजी से आती गाड़ी को देखकर भागना चाहती थी, पर किसी ने तेजी से उसको अपनी तरफ खींचा था। इससे पहले कि वो संभलती किसी ने जोर का थप्पड़ मारा था। वह यूनी आया था। वो लोगों को हदायत देता हुआ जगह जगह अपने लोगों को फैला चुका था।
उसके सर में टेंशन से शदीद टेस उठ रही थी। इतना तो ऑपरेशन के लिए परेशान नहीं था जितना उस लड़की के 2 मिनट में कर दिया था। साथ साथ न्यूज़ में भी पढ़ता जा रहा था। कहाँ बॉम्ब है वो रात को ही अपने लोगों के नक्शा देखकर बता चुका था। फौज अलर्ट थी। उसे साइंस डिपार्टमेंट का रुख किया और हानि को कॉल की। बेल जाती रही, किसी ने उठाया नहीं। फिर भी बेल, फिर उसका दिमाग घूम गया। बेवकूफ़ लड़की खुद को समझती क्या। तभी उसने किसी के मोबाइल को ट्रेस करना चाहा, मगर वहाँ नो सिग्नल का ऑप्शन था। यानी अब वो हानि तक पहुँच ही नहीं सकता था। गजाला ने उठकर सबकी पसंद का नाश्ता बनाया। सबको बुलाकर हानि को रूम की तरफ गएगी। रूम दौर की निस्बत आज साफ सुथरा, सब चीज़ें जगह पर थी। वो हैरत से नीचे हर जगह ढूंढ लिया, हानि नहीं मिली। उसके दिल में खर्चा हुआ और टीवी खोला और वादियों सुनकर उनके अपनी जान निकलते हुए महसूस हुई। आपको आता है काशी यूनी को 150-200 के करीब दहशतगर्दों ने घेरा हुआ है। वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स और टीचर्स स्टाफ को यरगमाल बनाया हुआ है। अब तक हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं किया है। आर्मी और फोर्सेज वहाँ पहुँच चुकी है, कार्रवाई जारी है। हानि ने थप्पड़ मारने वाले की शक्ल देखी, जहाँ सिर्फ गुस्सा था, फिक्र थी, मोहब्बत थी। तो पागल हो गई हो, यहाँ तक अकेले आ गई, थोड़ा सब्र कर लेती। कब से बस स्टॉप पर वेट कर रही हूँ, अगर थोड़ी गाड़ी लेकर आती हूँ तो पापा को लाजमी शक होता। परी का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था और इंसानों की तरह नहीं बोल सकती थी। मारना जरूरी था। हाँ, तुम जैसी लातों की फूट बातों से नहीं समझ सकती, इसलिए परी कहाँ चुप रह सकती थी। अभी दोनों बातों में ही लगे थे कि किसी की आहट महसूस हुई। दोनों एकदम टेबल के नीचे हुए। आने वाले ने सरसरी नजर डाली और चला गया। दोनों ने सुख का सांस लिया और फिर हानि ने परी को इशारा किया। परी दो छोटी छोटी गंजें निकाली और लोड की। उनका इरादा अब सिर्फ किसी भी दुश्मन को जख्मी करने का था, लेकिन वक्त और हालात अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता था। किसी को नहीं पता कब किसको मौत आके थाम ले। एकदम से शोर हुआ, एकदम फिजा में कौमी तराना गूंजा। नुमान वहीं खड़ा हो गया जैसे ही कौमी तराना खत्म हुआ। 1 2 3 ब्लास्ट एक साथ यूनी में हुए थे। जमीन की हिल गई थी। ये अचानक हमला था, ये तो नक्शे में था ही नहीं, फिर कैसे हुआ? नुमान सोचता अपने बनाए हुए यूनिट की तरफ भागा। सभी तरफ हिलचल मची थी। दहशतगर्द यूनिट की चारों तरफ से घेर चुके थे। फायरिंग का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। बैठी परी को शदीद खौफ आया था। उससे तो ये सब हालात सुने तक देखे कब थे, अब तो ये सब हो रहा था। हानिया जब बाहर का रास्ता तलाश कर रही थी, परी पर नजर पड़ते ही उसकी तरफ बढ़ी, उसको सीधा गले लगा लिया। परी मेरी जान, परेशान ना हो, देखो हमसे सेफ है अभी, और बाहर आदमी है और वही हमें सेफ रखेंगे। और प्लीज़ हौसले से लड़ो, ये हमारे मुल्क की हिफाजत जो हर शहरी का फ़र्ज़ है। सिर्फ हमारी आर्मी या पुलिस ही क्यों हिफाजत करे, हमारी हम खुद अपनी हिफाजत करेंगे। और तुम इतने बड़े जनरल की बेटी हो, डर रही हो। परी हमेशा लड़ना है ना। हानिया ने परी को देखा जिसने हाँ में सर हिलाया। परी, हर इंसान की ज़िंदगी कोई ना कोई मकसद होता है। मेरा मकसद अपने वतन अजीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ताकि आइंदा कभी भी कोई दुश्मन हमारे बच्चों के साथ वो सब ना कर सके जो सानिया पेशावर में हुआ था। परी ने बस एक नज़र उसको देखा, जिसकी वजह चेहरे पर इरादों की पुख्तगी थी। वो बिलाशुबा अपने इरादों को पक्का था। उसके चेहरे पर कोई डर, कोई खौफ नहीं था, बस एक चमक थी, कुछ कर दिखाने का अज़ब था। परी खामोशी से उठी और नक्शे को देखने लगी। हानि ने मुस्कुरा कर उसके गिर्द बाजू का घेरा तक कर दिया। वो दोनों खुद को कवर करते हुए बाहर की तरफ निकली थी। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते दोनों अभी आर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ आई ही थी कि उनके गिर्द दहशतगर्द का घेरा तंग हुआ। परी को लगा उसके गले अगली सांस नसीब भी नहीं होगी। अभी वो सोच ही रही थी कि हानि ने 1 2 किक करके पीछे किया, मगर दहशतगर्द ज़्यादा तादाद में थे। 2 लड़कियां काबू करना आसान था। हानि और परी उनकी कैद में थी और यह बात बहुत ही जल्द आग की तरह फैल गई। हर मीडिया के एक बात बता रहा था। अपने घर के डायरेक्ट बैठी जनरल साहब के माथे पर पसीने छूट गए जब टीवी पर चलने वाली 2 लड़कियों का हुलिया सामने आया। एंकर आपको ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर रही है। दहशतगर्दों ने यूनी में ज़ेर तालीम 2 लड़कियों को अपने तहवील में ले लिया। इस खबर के साथ ही हानि और परी की तस्वीर भी टीवी पर आई, मगर चेहरे छुपे हुए थे। जनरल साहब ने बेटी को उसके कपड़ों से पहचाना, साथ कौन है ये भी जान गए। गफूर गुस्से और गज़ब से मिलने जुलने तासुरात। उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ दी, जी साहब जी। वो बोदब होकर खड़ा हो गया। मोबाइल आओ मेरा, जल्दी। उन्होंने हुक्म दिया। उसे मोबाइल निकाल कर उन्हें सामने किया, जल्दी से उनके नंबर डायल किया। तुमने न्यूज़ सुनी है, परी और हानिया उनके कब्जे में है। जनरल साहब कहने पर आगे से कुछ कहा गया, मुझे नहीं मालूम वो कैसे गई हैं। मैंने खुद उसका रूम लॉक किया था रात में। बस अब तुम जल्दी से पहुंचो, तो पता नहीं क्या देखना है बाकी रह गया है। उन्होंने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। काल सुन के शायरी के गुस्से से बुरा हाल था। आज पहली बार जनरल साहब ने ऐसा लहजा इख्तियार किया था जिसके हरगिज़ तवक्का नहीं थी। उसे मोबाइल और गन लोड की, साथ खड़े साथ इशारा किया। दोनों ने ढूंढने निकले। उसे साइंस डिपार्टमेंट का रुख किया। कुछ देर पहले जहाँ परी ने एक दहशतगर्द को बांधा था, शहरी ने वहाँ से सबसे पहले कदम रखा। सारा रूम अंधेरे में डूबा था। तो बिना आवाज़ के टेबल की साइड पर हिलते वजूद के देखा और देखता ही रह गया। आगे बढ़कर उसको बोला, कैप्टन असद तो
तो यहाँ कैसे, मैं तो कब से तेरा वेट कर रहा था। शहरी साहब ने बड़े साथी को देखा। सॉरी यार, मैं अभी भी कहता हूँ इस लड़की का पीछा छोड़ दे, कसम से बहुत जोर की किक लगी है।